India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट याचिका पर तत्काल सुनवाई ठुकराई। सीजेआई सूर्यकांत बोले, हमारा समय व्यर्थ मत कीजिए। अदालत ने पुलिस कार्रवाई के वीडियो देखने से किया इनकार। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे शिवसेना में विलय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने थानों में सीसीटीवी स्थापनाओं की प्रगति पर संतोष जताया। सीसीटीवी रखरखाव के लिए धन की चिंता जताई। भोजशाला नमाज स्थल विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मुस्लिम पक्ष के जुम्मे की नमाज के आवंटित स्थान पर गंभीर आपत्ति जताई। एमपी सरकार ने निकट वैकल्पिक स्थल खोजने का भरोसा दिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट में सुधार की मांग और राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहे छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस तथा अन्य सुरक्षा बलों द्वारा कथित अत्याचार किए जाने के आरोपों वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के समक्ष एक वकील ने मामले को अगले दिन सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की कथित बर्बरता के वीडियो साक्ष्य उपलब्ध है। वकील ने अदालत को बताया, जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस उनके खिलाफ क्रूर कार्रवाई कर रही है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, कृपया हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना भी नहीं, आपका समय हमारे समय से अधिक मूल्यवान है। इसके बाद वकील ने कहा वह महत्वपूर्ण राहत की मांग कर रहे हैं, जिनमें सरकार द्वारा निष्पक्ष तरीके से नीट आयोजित कराना और बार बार पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को भंग करने का निर्देश भी शामिल है। जब अदालत अपने अगले मामले की सुनवाई शुरू करने लगी तो वकील ने फिर आग्रह किया कि वह प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कथित जायजतों के वीडियो दिखाना चाहते हैं। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हमें वीडियो में कोई रुचि नहीं है, उन्हें देखने का हमारे पास समय नहीं है। देश भर के छात्र और ऑनलाइन व्यंग्यात्मक समूह कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता जंतर मंतर तथा मध्य दिल्ली के अन्य स्थानों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बार बार होने वाली परीक्षा पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय किए जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को संसद तक मार्च निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन की शुरुआत 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में हुई, सुनवाई के बाद हुई थी। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं के सोशल मीडिया और आरटीआई से जुड़े सक्रियता की ओर बढ़ते रुझान पर चिंता व्यक्त की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सांसद अरविंद गणपत सावत द्वारा दायर याचिका पर लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया। याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी गई थी। हालांकि अदालत ने इस चरण पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने शिवसेना यूबीटी की ओर से दलील दी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष किसी भी सांसद के खिलाफ अयोग्यता की कोई याचिका लंबित नहीं है। ऐसे में विलय को मंजूरी देने का कोई अवसर नहीं था। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की थी।
उन्होंने ये भी कहा कि विलय संबंधी आदेश पर स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ने हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि किसी संयुक्त सचिव ने हस्ताक्षर किए। देवदत्त कामत ने कहा कि यह मामला संवैधानिक नैतिकता और संसदीय मर्यादा से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है तथा संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना से संबंधित है। उन्होंने कहा उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुने गए 9 सांसदों में से 6 सांसदों का विलय कराया गया है, जबकि कोई अयोग्यता कार्यवाही लंबित नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई मामले में जो सिद्धांत स्थापित किए थे, उनके अनुसार इस परिस्थिति में विलय का प्रश्न ही नहीं उठता। उनका आरोप था कि यह पूरा घटनाक्रम केवल संसद के मानसून सत्र को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाए। एकनाथ शिंदे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने यूबीटी की याचिका का विरोध किया। सुनवाई के बाद पीठ ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया, लेकिन अंतरिम राहत देने से इंकार करते हुए मामले को 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी थी। इस विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना यूबीटी के सांसदों की संख्या घटकर 3 रह गई, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर आंचल सिंह। आंचल, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग की। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी की उस पिटीशन पर लोकसभा स्पीकर को नोटिस इशू किया है, जिसमें स्पीकर के उस फैसले को चैलेंज किया गया है, जहां उन्होंने शिवसेना यूबीटी के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एकनाथ शिंदे लीड शिवसेना में मर्ज को रिकॉग्नाइज किया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बख्शी की बेंच ने की। कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ नोटिस इशू करते हुए लोकसभा स्पीकर और अन्य रिस्पोंडेंट्स से जवाब मांगा है। अभी मर्ज की लीगैलिटी पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है। धन्यवाद आंचल आपका जानकारी देने के लिए। सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दल बदल विरोधी कानून के तहत राजनीतिक दलों के विलय से जुड़े प्रावधानों की मौजूदा व्याख्या को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रिट याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान व्याख्या के कारण विधायक और सांसद राजनीतिक दलों के विलय का सहारा लेकर अयोग्यता से बच निकलते हैं, जिससे दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य कमजोर हो रहा है। बुधवार को कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत के समक्ष इस मामले का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया। सिब्बल ने अदालत से कहा, मैंने यह याचिका व्यक्तिगत रूप से दायर की है। प्रश्न ये है कि क्या संसद की संरचना इस प्रकार बदली जा सकती है जैसा आज देश में हो रहा है। यह संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 4 की व्याख्या से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। याचिका में सिब्बल ने तर्क दिया है कि 10वीं अनुसूची में विलय संबंधी प्रावधानों की वर्तमान व्याख्या छोटे विधायी समूह को किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय दिखाकर दल बदल विरोधी कानून से बचने का अवसर देती है। इससे कानून की मूल भावना और उद्देश्य प्रभावित होते हैं। सिब्बल ने अदालत को यह भी बताया कि इसी मुद्दे से जुड़े कई अन्य मामले भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की वह याचिका जिसमें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उसके कुछ सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को चुनौती दी गई है, भी आज न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सिब्बल की याचिका को भी उसी दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। हाल के इस समय में आम आदमी पार्टी, टीएमसी और शिवसेना उद्धव गुट के कई जनप्रतिनिधियों के अन्य राजनीतिक दलों में विलय के मामलों के बाद दल बदल विरोधी कानून के तहत विलय की व्याख्या को लेकर बहस तेज हो गई है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई है। उस फैसले में कहा गया था कि राजनीतिक दल की औपचारिक मंजूरी के बिना भी उसके विधायी दल का किसी अन्य दल में विलय वैध माना जा सकता है। बोधशाला विवाद में जुमे की नमाज के लिए मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा आवंटित स्थान को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आवेदन दाखिल कर कहा कि प्रशासन ने जिस स्थान पर नमाज की अनुमति दी है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वह बोधशाला परिसर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए गुरुवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुस्लिम पक्ष के इस दावे का विरोध किया।
उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा आवंटित स्थान 2 किलोमीटर नहीं बल्कि लगभग 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार प्रशासन के साथ लगातार बातचीत कर रही है और बोधशाला के अधिक निकट स्थित वैकल्पिक स्थान की पहचान की जा रही है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा, मैंने अधिकारियों से निकट का स्थान तलाशने को कहा है और इस दिशा में प्रक्रिया जारी है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय कुमार बागची ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में स्पष्ट किया था कि भोजशाला परिसर के समीप स्थित स्थान पर जुमे की नमाज की व्यवस्था की जाए और पहले भी ऐसा ही किया जाता था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रशासन इस मुद्दे का समाधान निकालने में लगा हुआ है और उसे थोड़ा समय दिया जाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने अदालत को बताया कि प्रशासन की ओर से उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण लगातार 2 जुमे की नमाज अदा नहीं की जा सकी है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह और उसकी मूल भावना के अनुरूप पालन किया जाएगा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, हम मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करेंगे, तब तक आप भोजशाला परिसर में निकट कोई वैकल्पिक स्थान तलाशिए। यह आवेदन उन याचिकाओं में दायर किया गया है जिनमें मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें ऐतिहासिक भोजशाला को मंदिर घोषित किया गया था और परिसर में इस्लामी नमाज पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना में हुए उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। साथ ही अदालत ने यह भी चिंता जताई है कि कुछ राज्यों में इस योजना के लिए सरकारी वित्त पोषण को आगे जारी रखना और सीसीटीवी कैमरों का दीर्घकालिक रखरखाव अब प्रमुख चुनौती बनकर सामने आया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को न्यायमित्र सिद्धार्थ दवे ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक के बाद एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। हालांकि सिद्धार्थ दवे ने यह भी बताया कि असम के लिए सीसीटीवी वित्त पोषण योजना दिसंबर में समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कुछ अन्य राज्यों को भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। अदालत ने कहा कि योजना के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग सीसीटीवी कैमरों के रखरखाव के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में राज्य सरकारों के पास भविष्य में कैमरों को लगातार कार्यशील बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं रह सकता। पीठ ने यह भी उल्लेख किया कि अब तक हिमाचल प्रदेश को ही इस योजना के तहत धनराशि प्राप्त हुई है और वहां इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ दवे के प्रयासों की भी सराहना करते हुए कहा कि इस मामले में समग्र रूप से काफी सकारात्मक प्रगति हुई है। अदालत ने कहा इस मामले में काम लगातार आगे बढ़ रहा है, चीजें बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही हैं। हमें श्री दवे को इसका श्रेय देना चाहिए। स्थिति ने सकारात्मक दिशा ली है। सुप्रीम कोर्ट इस स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है जिसे देश भर के पुलिस थानों में कार्यशील सीसीटीवी कैमरों की कमी को लेकर उठी चिंताओं के मद्देनजर शुरू किया गया था। यह मामला वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह फैसले से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान पीठ ने 2 प्रमुख मुद्दों की पहचान की जिन पर आगे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, सीसीटीवी स्थापना के वित्त पोषण योजनाओं को आगे बढ़ाना और दूसरा, सीसीटीवी कैमरों के दीर्घकालिक रखरखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना। अपने आदेश में अदालत ने दर्ज किया कि न्यायमूर्ति ने 21 जुलाई को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक के बाद प्रस्तुत की है। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को रिपोर्ट में दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर निर्देश प्राप्त करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त को होगी। उधर दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस विषय से जुड़ा एक मामला लंबित है जिसमें एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक कार्यालय में अब तक कार्यशील सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानव पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन गार्डासिल को पर्याप्त अध्ययन के बिना देश भर में लागू किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को नोटिस जारी किया। यह वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत किशोरियों को दी जानी है। HPV दुनिया में सबसे आम यौन संचारित संक्रमणों में से एक है। इसके उच्च जोखिम वाले वायरस सर्वाइकल कैंसर, गुदा कैंसर, गले के कैंसर और लिंग कैंसर का कारण बन सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कालिया की खंडपीठ ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को हो जाएगी।
वहीं अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से भी इस मामले में सहायता करने को कहा है। अदालत ने कहा, शर्मा जी, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। टीकाकरण एक अच्छी योजना है, लेकिन यदि इसके कुछ प्रतिकूल परिणाम सामने आते हैं तो हमें अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। मंत्रालय से निर्देश प्राप्त कीजिए, किसी अधिकारी को बुलाकर आपको पूरी जानकारी देने को कहिए। इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालने वाला कोई अधिकारी आकर आपको जानकारी दे और यह भी सुनिश्चित करे कि औषधि नियंत्रण संगठन का कोई अधिकारी भी आकर आपको पूरी जानकारी दे। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं कर रही है, लेकिन यह मामला देश की सभी बालिकाओं से जुड़ा है और इसलिए इस पर बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। याचिका में वैक्सीन के आंकड़ों, प्रभावशीलता और इसकी आवश्यकता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि स्कूलों में टीकाकरण किया जा रहा है और आशा कार्यकर्ताओं सहित अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को नामांकन बढ़ाने के लक्ष्य दिए जा रहे हैं, जिससे कई मामलों में किशोरियों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। याचिका में तमिलनाडु की 14 वर्षीय एक लड़की का मामला भी उद्दृष्ट है, जिसे मार्च 2026 में वैक्सीन लगाए जाने के कुछ दिनों बाद कथित रूप से गंभीर न्यूरोलॉजिकल जटिलताएं हुई। इनमें लकवे जैसी कमजोरी, आवाज चली जाना और दृष्टि प्रभावित होना शामिल था। याचिका में कार्यक्रम की न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए कहा गया कि यह सहमति सुरक्षा, वैज्ञानिक आधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाता है। आइए अब समझे कि यूएपीए के तहत बेल की प्रक्रिया क्या है। क्या आप जानते हैं कि यूएपीए के केसेस में बेल मिलना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? इस वजह से इस लॉ को अक्सर ड्रेकोरियन कहा जाता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के सेक्शन 43D क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी लगता है कि अक्यूजेशन फर्स्ट ग्लांस में सही हो सकते हैं तो बेल देना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट जजमेंट सैयद इफ्तिकार अंद्राबी वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2026 में रिकंसिडरेशन दिया कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, और कहा कि सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को पूरी तरह ओवरराइड नहीं कर सकता। कोर्ट हैड मेड दिस क्लियर कि अगर किसी अक्यूज्ड की लंबी प्री ट्रायल डिटेंशन आर्टिकल 21 के राइट टू पर्सनल लिबर्टी और स्पीडी ट्रायल को वायलेट करती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्सेप्शनल केसेस में बेल दे सकते हैं। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.